तो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस छोटे से यूट्यूब चैनल में बोर्ड मास्टर में। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे केमिस्ट्री के 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आज की क्लास अगर आप पूरा कर लेते हैं तो इसमें से 5 से 6 प्रश्न ऐसे रहेंगे कि डायरेक्ट आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। देखते हैं प्रश्न संख्या 1 कि घनाकार ब्रेविस में जालकों की संख्या होती है। यहाँ ध्यान दीजिएगा बच्चों, अगर घनाकार क्रिस्टल में ब्रेविस जालकों की संख्या पूछ दे तो 3 हो जाएगा। अगर आपसे सीधा पूछ दे कि क्रिस्टल में ब्रेविस जालकों की संख्या, तो क्रिस्टल में ब्रेविस जालकों की संख्या 14 होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 है कि निम्नलिखित में कौन सा गुण क्रिस्टलीय ठोस का नहीं है। क्रिस्टलीय ठोस का कौन सा गुण नहीं है? तो बच्चों, पता है आपको कि क्रिस्टलीय ठोस जो होता है वो विषमदैशिक होता है, यानी कि उनका जो होता है विभिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न गुण होता है। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन ए में कि विभिन्न दिशाओं में समान गुण नहीं, ये गलत है। तो यही सही उत्तर हो जाएगा कि ये क्रिस्टल का गुण नहीं है। विभिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न होता है, ना कि समान होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 कि धनायन अंतराकाश स्थान में उपस्थित हो जाते हैं किस दोष में? तो बच्चों, आपको पता होगा कि धन आयन और ऋण आयन गायब हो जाते हैं तो उसको शॉटकी दोष, और अंतराकाशीय स्थान में चले जाते हैं तो उसको फ्रैंकल दोष कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 है कि सोलर सेल में किस उपयोग किए जाने वाले पदार्थ होता है। सोलर सेल में किसका प्रयोग करते हैं? तो बच्चों, आपको पता है कि सोलर सेल में सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। किसका? सिलिकॉन का। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 कि शॉटकी दोष किस में पाया जाता है? शॉटकी दोष पाया जाता है, यानी कि शॉटकी दोष किस में पाया जाता है? NaCl, KCl, CaCl। तो ये सभी में जो है शॉटकी दोष पाया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, इनमें सभी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 है कि सहसंयोजक ठोस है। सहसंयोजक ठोस कौन सा है, यानी कि कोवालेंट ठोस कौन सा है? सहसंयोजक ठोस। तो इसमें क्वार्ट्ज हो जाएगा। क्वार्ट्ज ग्रेफाइट हीरा होता है, तो इसमें ऑप्शन में क्वार्ट्ज दिया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्वार्ट्ज। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 है कि निम्नलिखित में कौन अनुसंख्य गुण नहीं है? अनुसंख्य गुण कौन नहीं है? बच्चों, आपको पता है प्रासंगिक दाब होता है, क्वथनांक उन्नयन भी होता है, हिमांक अवनमन भी होता है, लेकिन वाष्प दाब नहीं होता है। वाष्प दाब में अवनमन होता है लेकिन वाष्प दाब नहीं होता है, इसलिए ये सही उत्तर हो जाएगा, ये नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 कि कोहासा कोलाइडी विलयन में क्या रहते हैं? तो कोहासा कोलाइडी विलयन में जो होता है वो द्रव के कण जो होते हैं वो गैस में परिक्षिप्त रहते हैं। द्रव के कण किस में परिक्षिप्त रहते हैं? गैस में परिक्षिप्त रहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 है कि निम्नलिखित में किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होगा? तो बच्चों, आपको पता है कि हिमांक अवनमन जिसका वन टॉप गुणांक ज़्यादा होगा उसका हिमांक अवनमन भी अधिक होगा। तो आपको पता है कि K2SO4 2K और 2K और SO4 2 माइनस में टूट जाता है, तो यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2, तो इसका हो गया 3। NaCl का हो जाता है 2, यूरिया का 1, इसका ग्लूकोज का 1, इसका 3। तो सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा? इसका हो जाएगा K2SO4 का। अगला प्रश्न देखते हैं। मोललता को व्यक्त किया जाता है। मोललता को कैसे व्यक्त किया जाता है? इसका यानी कि मात्रक बताना है। तो मोललता का जो मात्रक होता है मोल पर केजी। क्या होता है? मोल पर केजी। मोल पर केजी। और मोलरता पूछे तो मोल पर लीटर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मोल किलोग्राम। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 प्रथम
प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई क्या है? प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या होगा? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। अगर आपसे पूछ दे शून्य कोटि का, तो शून्य कोटि का ये होता है मोल लीटर पर सेकेंड इनवर्स। अगर आपसे पूछ दे कि सेकेंड सेकेंड कोटि का, तो सेकेंड कोटि का हो जाता है मोल मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स, मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। अगला प्रश्न देखते हैं। सांद्रण इकाई जो तापक्रम से स्वतंत्र होता है, किस पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? तो बच्चों हमने पढ़ा है कि मोललता पर कोई ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। मोललता पर भी पड़ता है, लेकिन समानता पर सामान्यता पर भी पड़ता है, लेकिन मोललता पर नहीं पड़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि विशिष्ट चालकता की इकाई होती है, विशिष्ट चालकता की इकाई क्या होती है? तो बच्चों पता है हमको कि विशिष्ट चालकता की जो इकाई होती है ओम पर सेंटीमीटर पर होती है, या साइमन सेंटीमीटर पर होती है, या साइमन सेंटीमीटर पर होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। वैद्युत अपघटन की क्रिया में कैथोड पर क्या प्राप्त होता है? कैथोड पर क्या होता है? तो वैद्युत अपघटन की क्रिया में जो बच्चों कैथोड पर अवकरण होता है, क्या होता है? कैथोड पर अवकरण होता है। और एनोड पर जो पूछ देगा तो एनोड पर ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? और एनोड पर ऑक्सीकरण होता है, और कैथोड पर क्या होता है? अवकरण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है? द्वितीयक सेल कौन सा है? तो बच्चों आपको पता है कि लेड स्टोरेज बैटरी जो है ये द्वितीयक सेल है, और लेक्लांचे सेल जो है ये प्राथमिक सेल है। अगला प्रश्न देखते हैं कि सेल स्थिरांक की इकाई है, सेल स्थिरांक की इकाई क्या है? तो बच्चों आपको पता है कि सेल स्थिरांक की इकाई जो होती है वो सेंटीमीटर पर होती है। क्या होती है? सेंटीमीटर पर, सेंटीमीटर पर सेल स्थिरांक की इकाई। अगला प्रश्न देखते हैं कि सर्वाधिक चालकता है, किसका चालकता सबसे अधिक रहता है? तो चांदी का चालकता सबसे अधिक होगा। ऑप्शन नंबर सी लगाइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि किसी विलयन की चालकता समानुपाती होती है। विलयन की चालकता किसकी समानुपाती होती है? तो बच्चों पता होगा उसमें जो जितना आयन की संख्या ज़्यादा होगी तो उसकी चालकता उतनी ही अधिक होगी, तो वो आयन की संख्या की क्या होती है? समानुपाती होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 19 है। जल में H2G प्लस Cl2 इक्वल टू HCl सूर्य के प्रकाश में अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? तो आप बच्चों आपको बता दूं कि अगर आपको सूर्य के प्रकाश में कोई भी अभिक्रिया होगी तो उसकी कोटि पूछेगा तो उसकी कोटि हमेशा शून्य होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 20 है कि प्रथम कोटि के लिए टी हाफ का मान क्या होगा? प्रथम कोटि के लिए टी हाफ का मान क्या होगा? तो प्रथम कोटि के लिए जो टी हाफ का मान होता है वो 0.693/K होता है। 0.693/K। ऑप्शन नंबर बी। अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मांड विधि द्वारा कौन धातु शुद्ध किया जाता है? मांड विधि द्वारा, तो मांड विधि द्वारा जो है वो निकेल धातु को शुद्ध किया जाता है। किस धातु को? निकेल धातु को शुद्ध किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। दूध है, दूध क्या है? दूध एक प्रकार का है जल में परिक्षिप्त वसा। क्या है? जल में परिक्षिप्त वसा होगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं। दूध एक उदाहरण है, तो बच्चों याद रखिएगा दूध एक प्रकार का क्या है? पायस है। दूध एक प्रकार का पायस है। अगला प्रश्न देखते हैं कि ताजे बने अपक्षेप ताजे बने अपक्षेप को ताजे बने अपक्षेप को कोलोइडल विलयन में बदला जा सकता है।
ताजे बने अपक्षेप को कोलाइडल विलयन में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो पेप्टाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? पेप्टाइजेशन। अगला प्रश्न देखते हैं कि पदार्थ जिसके पृष्ठ पर अधिशोषण घटित होता है। बच्चों आपको पता है अधिशोषण क्या होता है कि यानी कि किसी सतह पर कोई अन्य पदार्थ आके चिपक जाता है तो उसे ही अधिशोषण कहते हैं, और जिस पर चिपकता है वो अधिशोषक कहलाता है। क्या कहलाता है? अधिशोषक। अगला प्रश्न है कि अधिशोषण की प्रक्रिया होती है। अधिशोषण की प्रक्रिया क्या होती है? तो यह एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को क्या करता है? तो यह देखिए उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है जब यह सक्रियण ऊर्जा को घटाकर और अभिक्रिया की दर को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। ऑप्शन नंबर सी उसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है। 2 बार ये प्रश्न आ गया, इसका सही उत्तर हो जाएगा सक्रियण ऊर्जा को घटाकर अभिक्रिया की दर को क्या करता है? बढ़ा देता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि गुरुत्व पृथक्करण सांद्रण से पृथक्करण विधि से सांद्रित किया जाता है। किस अयस्क को गुरुत्व पृथक्करण विधि से सांद्रित किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका सही? इसका सही उत्तर हो जाएगा हेमाटाइट। पता है आपको बच्चों की गुरुत्व पृथक्करण विधि में होता यह है कि लोहे के अयस्क को चुंबक के बने बेल्ट पर रखा जाता है ताकि अयस्क एक तरफ और सद्दी एक तरफ हो सके। अगला प्रश्न देखते हैं कि फेन प्लवन विधि से किस अयस्क का सांद्रण किया जाता है? बच्चों आपको पता है कि फेन प्लवन विधि सल्फाइड अयस्कों के लिए लागू होता है। यह सल्फाइड अयस्कों के का ही सांद्रण करता है। तो इसमें सल्फाइड अयस्क कौन सा है? तो ये सिनेबार जो है ये सल्फाइड अयस्क का है। सिनेबार का सूत्र क्या होता है? HGS, यानी कि S जिसमें जैसे ZNS, इसका भी सल्फाइड अयस्क हो जाएगा। PBS यानी कि S जिसमें S लगल रहेगा तो वो होगा सल्फाइड अयस्क, और सल्फाइड अयस्क का जो सांद्रण किया जाता है वो फेन प्लवन विधि द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मालाकाइट अयस्क का सूत्र क्या होता है? मालाकाइट का सूत्र क्या होता है? तो मालाकाइट का जो सूत्र हो जाता है वो हो जाता है CuOH2COCu3। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में किसमें Ca तथा Mg दोनों अयस्क उपस्थित रहते हैं, यानी कि Ca और Mg दोनों अयस्क किस धातु में उपस्थित होते हैं? तो ये डोलोमाइट में दोनों अयस्क उपस्थित होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 32 सिनेबार है। सिनेबार बच्चों मैंने अभी बताया कि HGS जो है ये सिनेबार है। अगर पूछ देगा सिनेबार का सांद्रण किसके द्वारा किया जाता है तो ये सल्फाइड अयस्कों के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सल्फाइड अयस्क के सांद्रण विधि है। अभी देखिए मैंने बताया कि सल्फाइड अयस्क या तो फेन दिया रहेगा या झाग दिया रहेगा। फेन अब झाग एक ही बात हुआ, फेन प्लवन विधि या झाग प्लवन विधि। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 34 है, बॉक्साइट के शोधन में प्रयुक्त विधि है। बॉक्साइट के शोधन में कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? तो बॉक्साइट के शोधन में जो है वो निक्षालन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक प्राप्त तत्व है। पृथ्वी के सतह पर सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? तो एल्युमिनियम जो है सबसे अधिक पाया जाता है पृथ्वी के सतह पर। अगला प्रश्न देखते हैं कि एल्किल हाइड्राइड के साथ शुष्क Ag2O की अभिक्रिया से क्या बनता है? एल्किल हैलाइड के साथ शुष्क
Ag2O अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, तो क्या बनता है, ईथर बनता है। क्या बनता है, ईथर, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n। अगर एल्केन का पूछ दे तो एल्केन का होता है CnH2n+2। अगर एल्काइल का पूछ दे CN एल्काइल का पूछ दे तो CnH2n-2 होता है। एल्कीन का CnH2n, एल्केन का CnH2n+2, एल्काइल का CnH2n-2। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 38 है। इथेन में कार्बन संकरण पाया जाता है। कौन सा संकरण इथेन में पाया जाता है, तो sp3 पाया जाता है। कौन सा संकरण, sp3। हीरा में भी sp3, हीरा में कौन सा संकरण, तो sp3। अगला प्रश्न देखते हैं कि हीरे में कार्बन संकरण है, तो हीरा में जो है ये sp3 अभी बताया। अगला प्रश्न देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक है। कौन सा अभिकर्मक है जिसको इलेक्ट्रॉन से लगाव है, तो वो है Bf3। कौन है, Bf3। इसको इलेक्ट्रॉन से बहुत ही लगाव है। अगला प्रश्न देखते हैं, कार्बन की संयोजकता होती है। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, जवाब दीजिएगा। सबसे आसान क्वेश्चन है। तो कार्बन की संयोजकता जो होती है वो 4 होती है। क्या होती है, 4। अगला प्रश्न देखते हैं, एल्किल हैलाइड को किससे किससे बनाने में प्रयोग किया जाता है। एल्किल हैलाइड को किसके बनाने में प्रयोग किया जाता है, तो एल्किल हैलाइड को एल्केन बनाने में प्रयोग किया जाता है, एल्कीन बनाने में भी प्रयोग किया जाता है, अल्कोहल बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो इसका मतलब ये सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि एल्किल हैलाइड एवं सोडियम धातु के बीच अभिक्रिया से बनता है। एल्किल हैलाइड एवं सोडियम धातु के बीच अभिक्रिया होगा तो उसको क्या कहते हैं, वुड्स अभिक्रिया। जब देखिए एल्किल हैलाइड है, जैसे RCH है प्लस सोडियम धातु से अभिक्रिया कराएंगे तो वुड्स रिएक्शन कहलाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि DDT किससे बनता है। DDT किससे बनता है, तो DDT जो है वो क्लोरल तथा क्लोरोबेंजीन से बनता है। क्लोरल तथा क्लोरोबेंजीन से बनता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में कौन सबसे प्रबल ऑक्सीकारक है। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक कौन सा है, तो फ्लोरीन F2 सबसे प्रबल ऑक्सीकारक है। F2 याद रखिएगा, F2 सबसे प्रबल ऑक्सीकारक है, F2। अगला प्रश्न देखते हैं कि आयोडीन के साथ थायोसल्फेट ऑक्सीकरण देता है। तो आयोडीन के साथ थायोसल्फेट ऑक्सीकरण देता है तो ये टेट्राथायोनेट आयन देता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में किसके आयनिक विभव का मान अधिक होता है। आयनिक विभव का मान सबसे अधिक किसका होता है, तो फास्फोरस का आयनिक विभव सबसे अधिक होता है। बच्चों मैं बता दूं कि वर्ग 15 के जितने भी तत्व हैं ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होता है, आयनिक विभव कमते जाता है। तो सबसे पहले होता है नाइट्रोजन, फिर नाइट्रोजन, फास्फोरस, फिर आर्सेनिक, फिर एंटीमनी, फिर बिस्मथ। तो देखिए, आप ही देखिए, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, उसके बाद फास्फोरस। तो इसमें नाइट्रोजन है तो फास्फोरस है, फास्फोरस होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता। हाइड्रोजन बंधन कौन नहीं बनाता है, तो HCl एक अम्ल है, ये हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जिंक सल्फाइड का रंग होता है। जिंक सल्फाइड का रंग कैसा होता है, तो बच्चों जिंक सल्फाइड का रंग उजला होता है, यानी कि श्वेत होता है। अगर आपसे NaCl का रंग पूछ दे तो NaCl का रंग भी क्या होता है, श्वेत होता है। अगला प्रश्न देखते हैं
नीला कशिश का सूत्र क्या होता है? नीला कशिश का सूत्र, तो बच्चों नीला कशिश का सूत्र हो जाता है CuSO4 5H2O। नीला कशिश का ये सूत्र हो जाता है। और जो CaSO4 2H2O होगा, ये जिप्सम का सूत्र होगा। किसका हो जाएगा? ये जिप्सम का सूत्र हो जाएगा, जिप्सम। याद रखिएगा। और ये जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, नीला कशिश का सही उत्तर हो जाएगा CuSO4 5H2O। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 51 कि निम्नलिखित में कौन सा धातु साधारण तापकरण पर द्रव होता है? यानी कि कमरे के ताप पर कौन सा धातु है जो द्रव होता है? तो ये सब 9th की क्लास में ही रहता है, 12th में फालतू में दे देता है, ये तो पारा बच्चों को याद। अगला देखते हैं। तो बच्चों ख़त्म हो गया। बच्चों अगर आपको आज का ये सेशन अच्छा लगा होगा तो एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। बहुत मेहनत करते हैं बच्चों, प्लीज़ सपोर्ट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके एक एक सब्सक्राइब से किसी का भला हो सकता है, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। तो बच्चों आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।